हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाउंडेशन क्लासेस। माय नेम इज़ अमित। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वीक में 5 डेज हम थ्योरी क्लासेस करेंगे और 2 डेज यानी कि सैटरडे और संडे को हम क्या करने वाले हैं, PYQ क्वेश्चंस यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आपके ओरिजिनल एग्जाम के अंदर आए हुए हैं। मैं आपको बार बार बता चुका हूँ, आपकी प्रैक्टिस करना मोस्ट इम्पोर्टेंट है और आपको प्रैक्टिस भी सिर्फ और सिर्फ PYQ क्वेश्चंस की करनी है, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो एग्जाम के अंदर आए हुए हैं। ठीक है ना। देखिए आप एक चीज को समझिए, हो सकता है एग्जाम आने तक आपका सिलेबस अच्छे से कंप्लीट हो जाए, लेकिन आपकी प्रैक्टिस ना होने की वजह से आपको लॉस हो सकता है। ठीक है ना, क्योंकि किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए प्रैक्टिस मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। उससे हमें हमारी कमियों के बारे में पता चलता है। ठीक है ना, तो इसलिए मैं आपको कहूंगा कि इन क्लासेस को आप 100% देखिए। डेली आप कुछ ना कुछ आपको सीखने को ही मिलेगा। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपका सिलेबस हो चुका है तब भी आप कीजिए, और नहीं हुआ है तब भी आप कीजिए। ठीक है ना। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको वीडियोस टाइम पर मिले तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको इनकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। और आपको 100% स्टार्ट से एंड तक जितने भी CTET के पेपर हुए हैं सभी आपको करवाए जाएंगे। इस चीज़ को आप याद रखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, डेवलपमेंट इज यानी कि विकास क्या है। देखिए, यूनिडायमेंशनल है यानी कि एक आयामी है, यूनि डायरेक्शनल है यानी कि एक दिशा में होता है, मॉडिफिबल है यानी कि परिवर्तनीय है, या फिर टोटली जेनेटिकली प्री प्रोग्राम्ड यानी कि आनुवांशिकता द्वारा पूर्ण रूप से पूर्व निर्धारित है। ठीक है। अब आप खुद बताइए, ये जो हमारा क्वेश्चन है ना, ये प्रॉपर्टी से आया है, यानी कि जो डेवलपमेंट है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स से आया है। और मैंने 20 से 21 प्रॉपर्टी कैरेक्टरिस्टिक्स वीडियो के अंदर थ्योरी क्लासेस के अंदर बता रखी हैं, और मैंने आपको बताया था इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है ना। तो देखिए, फर्स्ट है यूनिडायमेंशनल। तो ये आपका ऑप्शन क्या है, गलत है, क्योंकि यूनिडायमेंशनल थोड़ी ना होता है, नॉर्मल सी बात है, ये आपका मल्टी डायमेंशनल होता है। भाई यूनिडायमेंशनल का मतलब है एक आयामी। आयाम का मतलब होता है किन किन चीजों के ऊपर डिपेंड होता है, तो सिर्फ और सिर्फ एक चीज पे थोड़ी ना डिपेंड होता है। दो चीजों का तो हमें ही पता है कि आपकी हेरिडिटी के ऊपर भी डिपेंड होता है और आपके एनवायरनमेंट पे भी डिपेंड होता है। तो ये ऑप्शन गलत हो गया ना आपका। नेक्स्ट है आपका यूनिडायरेक्शनल, यानी कि एक ही दिशा में होता है। इसका एग्जाम्पल भी हमारे पास है, सेफेलोकोडल और प्रोक्सिमोडिस्टल। तो दो तो हमें ही पता है डायरेक्शन, तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया हमारा, गलत हो गया। मोडिफिएबल यानी कि परिवर्तनीय है, हाँ ये आपका सही है। आगे देखिए, टोटली जेनेटिकली प्री प्रोग्राम्ड यानी सिर्फ और सिर्फ किससे, अनुवांशिकता द्वारा पूर्व निर्धारित है। नहीं भाई, एनवायरमेंट का भी तो रोल होता है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ये क्या है, चेंजेबल है यानी कि परिवर्तनीय है, हमने ये चीज की थी वहां पे। ठीक है ना। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, आंसर नंबर थर्ड। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली प्री डिटरमाइंड बाई द जेनेटिक्स या हेरिडिटी, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा पूर्णतः आनुवंशिकी द्वारा पूर्व निर्धारित होता है। अब देखिए, ऑप्शन है चॉइस ऑफ फ्रेंड्स, गलत है भाई, फ्रेंड्स थोड़ी ना होते हैं हेरिडिटी से। कलर्स ऑफ द आईज, हाँ ये आपका सही है। आगे देखिए, एकेडमिक सक्सेस, ये क्या है आपका, गलत हो गया। और इंटरेस्ट इन स्टडीज, ये भी क्या है, गलत हो गया। भाई पढ़ाई का इंटरेस्ट तो कभी भी आ सकता है। आप एकेडमिक सक्सेस है होते हैं या नहीं होते हैं, ये आपकी सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करेगा, आपके एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन जो आपकी आंखों का कलर है ना, वो किस पर डिपेंड करेगा, आपकी हेरिडिटी के ऊपर डिपेंड करेगा, आपकी जेनेटिक्स के ऊपर डिपेंड करेगा। आपके बालों का कलर हो गया, ठीक है ना। ये कुछ चीजें हैं जो आपकी हेरिडिटी के ऊपर डिपेंड करती हैं। जैसे डिसऑर्डर्स होते हैं, काफी डिसऑर्डर होते हैं जो आपको पेरेंट्स से मिल जाते हैं। ठीक है ना, काफी बीमारियां होती हैं जो आपको आपके पेरेंट्स से मिलती हैं। तो ये सब चीजें किस में आती हैं, आपकी हेरिडिटी में आती हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर बी। आगे देखिए, डैश रेफर्स टू द लर्निंग दैट चिल्ड्रन अंडरगो व्हेन दे एंटर सोशल इंस्टीट्यूशन सच एज स्कूल, यानी कि क्या कहना चाह रहा है, देखिए आप, अधिगम की वह प्रक्रिया क्या कहलाएगी जिसमें बच्चे स्कूल जैसी सामाजिक संस्थाओं में प्रवेश करके सीखते हैं। स्कूल जैसी, तो अब आपको पता होना चाहिए। आप ऑप्शंस देखिए, मैचुरेशन है, गलत है भाई। पैसिव सोशलाइजेशन, इस तो लाइब्रेरी का ऑप्शन होता है, ये भी गलत हो गया आपका। प्राइमरी सोशलाइजेशन में क्या आता है, आपकी फैमिली आती है, ये भी गलत हो गया। बचा क्या हमारे पास, डी यानी कि सेकेंडरी सोशलाइजेशन। और देखिए, जहाँ पे मैंने सोशलाइजेशन चैप्टर करवाया था वहाँ पे मैंने आपको बताया था आपकी प्राइमरी एजेंसी कौन सी होती है और सेकेंडरी एजेंसी क्या होती है। प्राइमरी के अंदर मैंने बताया था आपकी फैमिली, ठीक है, और सेकेंडरी के अंदर मैंने काफ़ी बताई थी, आपके पीयर्स हो गए, आपके फ्रेंड्स हो गए, आपकी क्या हो गई, नॉर्मल सी बात है, मीडिया हो गया, आपके नेबर्स हो गए,
आपका रिलीजन हो गया यानी कि आपका धर्म, आपकी कास्ट हो गई, ठीक है, और आपका स्कूल हो गया। और स्कूल के बारे में मैंने वहाँ पे बता रखा है, स्कूल है ना, अगर बेस्ट पूछता है तो बेस्ट में आपकी क्या आएगी, स्कूल आएगी। बेस्ट सेकेंडरी एजेंसी पूछता है ना तो उसमें स्कूल आएगी। और बेस्ट प्राइमरी पूछता है तो उसमें क्या आएगी, आपकी फैमिली आएगी। और जो हमारी पैसिव सोशलाइजेशन की एजेंसी है ना, वो होती है आपकी लाइब्रेरी, ठीक है, क्योंकि लाइब्रेरी में नॉर्मल सी बात है, आप लोगों के बीच में बैठते हैं तो सोशलाइजेशन तो आपका कहीं ना कहीं हो रहा है, लेकिन पैसिव है, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, आप वहाँ पे बच्चों से बातचीत थोड़ी ना कर रहे हो, आप चुपचाप एकांत में एक सीट पर बैठे होते हैं और पढ़ रहे होते हैं, ठीक है, तो इसलिए इसको पैसिव बोला गया है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर डी। आगे देखिए, इन कोलबर्ग मोरल डेवलपमेंट थ्योरी स्टेज 3 एट लेवल 2 कन्वेंशनल मोरलिटी इज रेफर्ड टू एज। देखिए यहाँ पे इन्होंने स्टेजेस दी है, तो मैंने आपको बता रखा है जो कोलबर्ग मोरल डेवलपमेंट थ्योरी है, यानी कि जो हिंज की जिसके अंदर स्टोरी है, उस थ्योरी के अंदर मैंने आपको बताया था अब कितने लेवल होते हैं, 3 लेवल होते हैं, और 3 लेवल के अंदर 6 स्टेजेस के बारे में बात की गई है, यानी हर लेवल के अंदर 2 स्टेजेस। तो देखिए आप, अब आपके माइंड में ये चीज़ें होनी चाहिए, और ये क्वेश्चन बार बार ऐसे ही रिपीट होते हैं, कुछ अलग से नहीं आते। अब आपको पता होना चाहिए 3 स्टेजेज हैं। जो हमारी फर्स्ट लेवल है, कौन सा लेवल है, प्री कन्वेंशनल लेवल। अब उसके अंदर कौन कौन सी स्टेज होती हैं, उसमें होती हैं 2 स्टेजेस। अब कौन कौन सी होती है आपको पता होना चाहिए। हमारी फर्स्ट होती है द ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन, ठीक है। जो हमारी सेकंड स्टेज होती है वो आती है इंस्ट्रूमेंटल पर्पज, यानी कि टिट फॉर टैट। बच्चा वहां पे क्या करता है, अब जैसा उसके साथ होता है ना वैसा ही वो दूसरों के साथ करता है, टिट फॉर टैट। उसके बाद आपका सेकंड लेवल आता है कन्वेंशनल लेवल। अब कन्वेंशनल लेवल में क्या होती हैं, फिर से 2 स्टेज आती हैं। कौन कौन सी, एक तो आपकी आती है गुड बॉय एंड गुड गर्ल, और उसके बाद आपका होता है द लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, ठीक है ना। ये होती हैं 2 स्टेजेस। तो इसने पूछा था स्टेज 3 के बारे में और लेवल 2 के अंदर। अब नॉर्मल सी बात है, कौन सी होगी आपकी, ऑप्शन नंबर बी, ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आगे की स्टेज पूछते हैं तो 5th नंबर की जो आपकी स्टेज है ना, वो होती है आपकी सोशल, ये आपकी 5th नंबर की स्टेज है, और ये आपकी 4th नंबर की स्टेज है, और ये आपकी 3rd नंबर की स्टेज है, ठीक है, और ये आपकी फर्स्ट है, ठीक है। और 6th नंबर क्या होती है, यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल, ठीक है। इस चीज को आप याद रखना। तो ये सारी स्टेजेस आपके माइंड में होनी चाहिए। यहाँ पर मैंने हर स्टेज की प्रॉपर्टी बता रखी है थ्योरी के अंदर, ठीक है। आप उस थ्योरी को देखिए, अच्छे से सीख पाएंगे। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, आंसर नंबर बी। आगे देखिए, इन जीन पियाजे थ्योरी क्रिएशन ऑफ ए न्यू स्कीमा ऑन अकाउंट ऑफ इनएबिलिटी टू अंडरस्टैंड द एनवायरमेंट विद द एग्जिस्टिंग स्कीमा इज नोन एज। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पे बता रहा है जीन पियाजे के सिद्धांत में वर्तमान स्कीमा जो है ना बच्चे के माइंड में, उसके द्वारा परिवेश को समझ पाने की असमर्थता के कारण, यानी कि बच्चा उस स्कीमा को नहीं समझ पा रहा, तो इसलिए उसने क्या किया, एक नए स्कीमा की रचना की। तो नया स्कीमा है ना, उसकी रचना की है, वो क्या कहलाता है, इस बारे में पूछा गया है। देखिए आप, मैंने आपको 2 चीजें याद करने के लिए बोला था। क्या बोला था, देखिए पहले मैंने आपको बताया था जब आप नया स्कीमा बनाते हैं या फिर पुराने स्कीमा के अंदर सुधार करते हैं ना, तब तो आपका कहलाता है अकोमोडेशन। लेकिन सुनना आप, लेकिन अगर आप पुराने स्कीमा के अंदर नई चीजें ऐड कर रहे हैं ना, तब आपका कहलाएगा एसिमिलेशन। तो अब आप खुद देखिए यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे असमर्थता है, यानी कि बच्चा पुराने स्कीमा को समझ नहीं पा रहा, तो उसने डायरेक्ट नया स्कीमा बनाया है। और नया स्कीमा बनाने को मैंने क्या बोला है, एकोमोडेशन बोला है। अगर वो पुराने स्कीमा में नई इंफॉर्मेशन ऐड करता ना, तब एसिमिलेशन हो जाता, लेकिन उसने नया स्कीमा ही नया बना दिया, क्योंकि पुराने वाला उसको समझ में नहीं आया। तो ये क्या कहलाएगा, आपका एकोमोडेशन कहलाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, डैश इज ए कंसेप्ट या फ्रेमवर्क दैट ऑर्गेनाइज एंड इंटरप्ट इंफॉर्मेशन, यानी कि पियाजे के अनुसार कौन सा संप्रत्यय या कार्य रूप सूचना को संगठित और प्रतिपादित करता है। देखिए हमने स्कीमा के बारे में पढ़ा था। अब स्कीमा क्या होता है, बच्चा जब भी किसी चीज को देखता है ना, तो उसके बारे में अपने माइंड में कुछ इमेजिनेशन बना लेता है, कुछ सोच ऐड कर लेता है, कुछ इंफॉर्मेशन को ऐड कर लेता है, तो वो क्या कहलाता है, आपका स्कीमा कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर बी। मैंने थ्योरी में अच्छे से करवा रखा है, आप थ्योरी को जाकर देखिए, एक भी क्वेश्चन आपको बाहर से नहीं मिलेगा, ये मैं बोल रहा हूं आपको, ठीक है। आगे देखिए, रश्मि यूजेज ए वेराइटी ऑफ टास्क टू कैटर टू द डिफरेंट लर्निंग पोटेंशियल ऑफ लर्नर्स इन हर क्लास एंड ऑफन मेक्स ग्रुप्स टू फैसिलिटेट पीयर लर्निंग। विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी सपोर्ट हर एक्शन। देखिए क्या कर रही है रश्मि, रश्मि अपनी कक्षा में विद्यार्थियों के सीखने की जो क्षमता है ना, उनको ध्यान में रख रही है, और उन्हीं का यूज करके वो क्या कर रही है, अब बच्चे समूह में सीखें, एक दूसरे के सहयोग से सीखें,
इस तरह से वो ग्रुप बना रही है, ठीक है। तो ये किस थ्योरी से रिलेटेड है? देखिए मैंने आपको बताया था लेव वाइगोत्स्की की सोशियो कल्चरल थ्योरी। वहां पे मैंने आपको क्या बताया था, अब बच्चे कैसे सीखते हैं? बच्चे सोसाइटी से सीखते हैं, बच्चे कल्चर से सीखते हैं। मैंने बताया था ना आपको, बच्चे कोऑपरेटिव लर्निंग से सीखते हैं। बच्चे कैसे सीखते हैं? कोलैबोरेशन से सीखते हैं। यानी कि जहां पर भी समूह में या ग्रुप में या मिल बांट कर बात आए ना काम करने की, तो वहां पे आपकी सोशियो कल्चरल थ्योरी होगी, ठीक है। तो यहां पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर बी। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ स्केफोल्डिंग बाय द टीचर। अब स्केफोल्डिंग का कंसेप्ट किसने दिया था? आपको याद होना चाहिए, किसने दिया था? लेव वाइगोत्स्की ने दिया था। किसने दिया था? लेव वाइगोत्स्की ने दिया था। अब इन्होंने किस बारे में बात की थी? स्केफोल्डिंग का मतलब क्या बताया था इन्होंने? अब बच्चे हैं ना, कुछ चीजें तो अपने आप सीख जाते हैं बिना किसी की हेल्प से, और कुछ चीजें वो किसी की हेल्प से सीखते हैं। तो किसी की हेल्प से जब सीखते हैं ना, उसको बोला गया था स्केफोल्डिंग। तो यहां पर देखिए, मॉडलिंग स्किल्स ऑफ फॉर इमिटेशन, ठीक है, कहीं ना कहीं सही है आपकी। रोट मेमोराइजेशन, ये आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आगे देखिए, प्रॉम्प्ट्स एंड क्यूज, यानी कि आप बच्चे को कुछ क्यूज दे रहे हैं, प्रॉम्प्ट्स दे रहे हैं ताकि वो आसानी से सीख सके, तो हेल्प कर रहे हैं ना आप बच्चे की। पीयर ट्यूटरिंग भी क्या हो गया? हेल्प से सीखना। तो ये तीनों चीजें तो किस में है? बच्चे की हेल्प की जा रही है। लेकिन रोट मेमोराइजेशन क्या है आपका? गलत है। तो यहां पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर बी। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डेपिसिट अप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजी फॉर लर्निंग इन ए कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम। यानी कि आपकी संरचनावादी क्लासरूम है, तो आप निम्नलिखित में से सिखाने के लिए किस चीज को यूज नहीं करोगे? देखिए, आप इनक्रेजिंग मल्टीपल पर्सपेक्टिव, हाँ भाई आप प्रोत्साहित कर रहे हो, आप अलग अलग तरीके से बच्चों को सिखा रहे हो, ये तो ठीक है। ग्रुप कोलैबोरेशन कर रहे हो, हाँ ठीक है भाई, बच्चे ग्रुप में सीखते हैं, अच्छी बात है ये तो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम है, तो ये चीज तो सही है। ड्रिल एंड रिकॉल, ये आपका गलत हो जाएगा। मैंने आपको हमेशा बताया है, ड्रिल का मतलब होता है अभ्यास, बार बार अभ्यास, एक तरह से ये रोट मेमोराइजेशन के अंदर आ जाता है। तो ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आगे देखिए, एक्सपेरिमेंटेशन, ये भी क्या है आपका? सही है। पर नॉर्मल सी बात है, कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम है तो डाइवर्जेंट थिंकिंग को बढ़ाएगी, तो वहां पे एक्सपेरिमेंट तो होंगे ना, ठीक है। तो यहां पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर सी, क्योंकि यहां पे नोट पूछा था इन्होंने, ठीक है। आगे देखिए, who dismissed the idea of general intelligence and defined intelligence in terms of several distinct set of processing operations। देखिए मैंने कल ही आपको ये चीज बताई थी कि ये चीज किससे रिलेटेड है? आपके होवर्ड गार्डनर से, क्योंकि इन्होंने ही मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी दी थी और यहां पर इसी के बारे में बात की गई है। निम्न में से किसने सामान्य बुद्धि के विचार को नकारा? कल भी ये क्वेश्चन आया था आपके पास, कल जो हमने प्रैक्टिस सेट करवाया था ना, उसमें भी ये क्वेश्चन था, ठीक है ना। थोड़ा सा चेंजमेंट है, इसलिए मैं बोलता हूं अप्लाइड क्वेश्चन आते हैं, आपको चीजों को समझना है और वही चीजें बार बार रिपीट होती हैं। देखिए, और बुद्धि को अनेक विशिष्ट संसाधन, यानी कि बुद्धियों को क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया अलग अलग इंटेलिजेंस के अंदर, अलग अलग बुद्धियों के अंदर, ठीक है। तो ये बात किसने की थी? आपके होवर्ड गार्डनर ने की थी, ठीक है। आगे देखिए, इन एक कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम एम्फेसाइज शुड बी प्लेस्ड ऑन, यानी कि एक संरचनावादी कक्षा में किस बात पर आपको महत्व देना है, किस बात पर महत्व दिया जाना चाहिए? देखिए, आप समेटिव असेसमेंट, मैंने असेसमेंट का जब टॉपिक करवाया था वहां पे मैंने आपको बताया था ये गलत होता है, ठीक है, ये अच्छी चीज नहीं होती है। फॉर्मेटिव असेसमेंट, हाँ ये आपका सही होता है। सिंगुलर असेसमेंट, ये भी गलत है। स्टैंडर्डाइज के बारे में, या नॉर्मल जो नॉर्म असेसमेंट होता है ना, नॉर्म टेस्ट होते हैं ना, उनके बारे में मैंने हमेशा आपको बताया कि ये चीजें गलत होती हैं, सही नहीं होती हैं, ठीक है ना। मैंने थ्योरी करवाई थी इन चीजों के बारे में, बहुत अच्छे से डिटेल से बताया है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर बी, क्योंकि फॉर्मेटिव असेसमेंट है ना, वो अच्छा होता है। क्यों अच्छा होता है? ये लर्निंग टीचिंग के दौरान ही होता है, यानी कि जब बच्चे को सिखाया जा रहा है ना, उसी टाइम आपका असेसमेंट होता है, ताकि आप अच्छे से सीख सकें, उसी टाइम आपकी गलतियों को सुधारा जा सके। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर बी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अ प्राइवेट स्पीच इन वाइगोत्स्की थ्योरी। देखिए प्राइवेट स्पीच के बारे में मैंने आपको अच्छे से डिटेल में बताया है थ्योरी के अंदर। जो प्राइवेट स्पीच है ना, इसी को हम इनर स्पीच भी बोलते हैं। और इसके बारे में वाइगोत्स्की ने क्या बोला है, अब बच्चे इससे क्या करते हैं? अपने बिहेवियर को रेगुलेट करते हैं, अपने बिहेवियर को समझते हैं, वो अपने बिहेवियर को रेगुलेट करके वो करते हैं कि उन्हें क्या करना है, ठीक है। ये होता है प्राइवेट स्पीच। तो देखिए, इज इंडिकेटिव ऑफ चिल्ड्रंस एगोसेंट्रिज्म, गलत है भाई, उनकी आत्म केंद्रियता का को थोड़ी ना दिखाते हैं ये। हिंड्रेंस चिल्ड्रंस एक्शन एंड बिहेवियर, गलत है भाई, अवरोधक नहीं होती, ये हेल्पफुल होती है, ठीक है। हेल्प्स चिल्ड्रन टू रेगुलेट देयर बिहेवियर, देखिए एज इट इज लिखा गया, क्या कर रहे हैं? रेगुलेट देयर बिहेवियर वाइल डूइंग कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लेक्स टास्क, एज इट इज आपके सामने लिखा आ गया है, ठीक है। तो यहां पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर सी। आप देखिए वहां पर डिटेल में थ्योरी करवा रखी है, एक वर्ड आपसे बाहर से नहीं मिलेगा, आपको एक वर्ड आपको बाहर से नहीं मिलने वाला है, ठीक है। आगे देखिए,
डॉल्स एंड पिंक ड्रेसेस आर यूजुअली एसोसिएटेड विद गर्ल्स while cars and blue dresses are usually associated with boys. This is a demonstration of gender stereotype. सोचने की जरूरत नहीं है, फिर नॉर्मल सी बात है, सोचा जाता है कि जो गुलाबी कपड़े होते हैं ना, या जो गुड़िया होती है ना, वो किससे रिलेटेड है? लड़कियों से रिलेटेड है। और जो कार हो गई, ठीक है, पायलट बनना हो गया, इस टाइप के जो व्यवसाय है ना, वो किससे रिलेटेड है? लड़कों से जोड़े जाते हैं। तो ये क्या है? ये आपकी स्टीरियोटाइप है, आपकी रूढ़िवादिता है, आपकी सोच ऐसी है कि आप सोचते हैं कि घर का खाना सिर्फ और सिर्फ लेडीज ही बनाएगी, लड़के नहीं बना सकते। ये क्या है? आपकी सोच है ये। तो इसको क्या कहते हैं? जेंडर स्टीरियोटाइप। ठीक है ना? आगे देखिए, ये वही आपके सामने फिर से आ गए कथन वाले क्वेश्चन और तर्क वाले। अब देखिए इनमें क्या होता है ना, अब ऊपर जो कथन दिया गया होता है ना, जो असर्शन दिया गया होता है ना, उसके बारे में कारण बताया जाता है तर्क के अंदर। तो दोनों मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, ये चीजें हमें देखनी होती हैं। देखिए आप कथन को देखिए, शिक्षा असफल हो जाती है जब बच्चों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे प्राप्त ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उद्भाषित करें। तो ये चीज आपकी सही है। पर नॉर्मल सी बात है, शिक्षा का मतलब क्या है? मैंने आपको हमेशा बताया, लर्निंग का मतलब ये होता है जब आप उस चीज को सीखते हैं और अपनी रियल लाइफ के अंदर क्या करते हैं, उसको एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसको अप्लाई करते हैं रियल लाइफ के अंदर। लेकिन यहाँ पे क्या बता रहा है, अब शिक्षा असफल हो जाती है। क्यों? क्योंकि बच्चे जो सीखते हैं ना, उसको ज्यों का त्यों यानी कि एज इट इज, उसमें कुछ क्रिएटिविटी नहीं करते हैं, यूं का यूं उसको फॉलो करने लग जाते हैं। ये चीज आपकी क्या है? कहीं ना कहीं सही है, ऐसा ही तो होता है ना। अब देखिए कारण देखिए क्या दे रखा है, जानकारी का पुनः उत्पादन बच्चों के अधिगम का अर्थपूर्ण द्योतक है, यानी कि अर्थपूर्ण बताया है। जब जानकारी का पुनः उत्पादन यानी कि रिप्रोडक्शन, तो नॉर्मल सी बात है, जो चीज आपने सीखी है उसी को आप रिप्रोडक्ट कर रहे हैं, तो गलत चीज है ना, कुछ तो उसमें क्रिएटिविटी होनी चाहिए ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, आपका ए तो आपका सही है, लेकिन आपका जो रीजन बता रखा है ना, वो क्या है? गलत है। देखिए कहां पर है, ए आपका सही है लेकिन आर क्या है आपका? गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आंसर नंबर सी। आगे देखिए, वट इज द रोल ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट्स इन कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम। देखिए सीधी और सिंपल सी बात है, इसमें क्या होता है, देखिए बोथ स्टूडेंट्स आर टीचर्स आर पैसिव। गलत है भाई, स्टूडेंट्स तो 100% एक्टिव होते ही हैं और टीचर की भी आपके एक्टिव होते हैं। बस इनका ये होता है कि ये फैसिलिटेटर की तरह होते हैं, जब इनकी जरूरत होती है ना तभी ये आते हैं, हेल्प के लिए आते हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स आर एक्टिव बट टीचर्स आर पैसिव, ये भी गलत है। बट टीचर भी मैंने क्या बताया, एक्टिव ही होते हैं। बोथ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स आर एक्टिव, हाँ ये आपका सही है। आगे देखिए, टीचर इज एक्टिव बट स्टूडेंट आर पैसिव, ये तो 100% ही गलत है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर सी। आगे देखिए, हाउ कैन ए टीचर क्रिएट एन इंक्लूसिव एनवायरमेंट फॉर लर्नर्स फ्रॉम डिफरेंट कास्ट ग्रुप इन क्लासरूम। यानी कि क्लास के अंदर क्या है, डाइवर्सिटी है, और हमें क्या बनाकर रखना है, इंक्लूसिव एनवायरमेंट यानी कि समावेशी माहौल बनाकर रखना है। तो यहां पे पूछा गया हाउ कैन ए टीचर क्रिएट एन इंक्लूसिव एनवायरमेंट, टीचर कैसे बनाएगा समावेशी पर्यावरण? देखिए आप, by reflecting on her own stereotype and belief that constraint learning experiences of children। यानी कि वो क्या करेगा, अपनी जो उसकी स्टीरियोटाइप जैसी सोच है ना, या थॉट है ना, जो उसके विश्वास है ना, उनको क्या करेगा, उनको रोकेगा। ठीक है, और उनके ऊपर कंट्रोल करेगा। क्यों? क्योंकि ये बच्चे की लर्निंग के अंदर क्या होते हैं, बाधक होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज तो क्या है, सही बोल रहा है, भाई टीचर को ऐसा करना चाहिए। आगे देखिए, इंक्लूड ए डाइवर्सिटी ऑफ चिल्ड्रन एक्सपीरियंसेस इन द क्लासरूम। ये भी बात आपकी क्या है, सही है। भाई बच्चों की जो डाइवर्सिटी है उसको अपनाना है ना हमें, उसको इग्नोर थोड़ी ना करना है। तो ये चीज भी सही है। क्रिएट एन इंस्टीट्यूशनल एथोस दैट हैज ए स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन इक्वलिटी, या ये भी सही है आपका। क्यों? क्योंकि नॉर्मल सी बात है, समानता को बढ़ावा देने की बात हो रही है। तो ये भी क्या है आपका, सही है। आगे देखिए, इनकरेज चिल्ड्रन टू अडेप्ट टू द एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड करिकुलम। देखिए आ गए ना, एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड करिकुलम, ये गलत है। मैंने आपको हमेशा बताया जो आपका करिकुलम है ना, वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। स्टैंडर्ड का मतलब होता है रिजिड, यानी कि जो आपका फिक्स है। तो ये चीज आपकी गलत होती है, हमें फ्लेक्सिबल की तरफ जाना है। तो हमारा क्या हो गया आंसर, 1, 2 एंड 3। देखिए कहां पर आप, ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। आगे देखिए, रमनिक हैज ए स्टूडेंट विद विजुअल इंपेयरमेंट इन हर क्लासरूम। यानी कि रमनिक की एक कक्षा है, उसके अंदर एक विद्यार्थी है जिसको दिखता नहीं है, वो विजुअली डिसेबल्ड है। ठीक है, तो इन दिस कंटेक्स्ट व्हाट इंस्ट्रक्शनल अडेप्टेशन शुड सी मेक इन हर इंक्लूसिव क्लासरूम। यानी कि एक समावेशित कक्षा में इस संदर्भ में उसे कौन से निर्देशात्मक समायोजन करने चाहिए। देखिए आप, यूजिंग ए वैरायटी ऑफ विजुअल प्रेजेंटेशन। पर नॉर्मल सी बात है, उसको पहले ही नहीं दिख रहा बच्चे को, आप फिर विजुअल प्रेजेंटेशन का यूज कर रहे हो, तो ये तो ऑप्शन आपका गलत हो गया। प्रोवाइडिंग लॉट ऑफ प्रिंट बुक्स, ये भी गलत है। भाई प्रिंटेड बुक से तो कैसे पढ़ पाएगा बच्चा, बच्चे को दिखता नहीं है ना, नॉर्मल सी बात है, वो दृष्टिबाधित है। आगे देखिए, मेक यूज ऑफ टेक्टाइल मटेरियल्स सच एज 3 डायमेंशनल मैप्स एंड चार्ट्स। हाँ ये आपका सही है।
टेक्टाइल बोल रहा है, टेक्टाइल का मतलब हो गया स्पर्श करने वाली चीजें, स्पर्श जिसको आप छू कर देख सकते हो। तो ये चीज क्या है आपकी, सही है। आगे देखिए, गिविंग लॉट ऑफ स्मॉल प्रिंट्स वर्कशीट, ये भी आपका क्या हो गया, गलत है। आप स्मॉल भी दे रहे हो, ऊपर से प्रिंट वाली भी दे रहे हो, तो नॉर्मल सी बात है, बच्चा तो देख ही नहीं सकता, कैसे पढ़ेगा। लेकिन ये सही है आपका सी, क्योंकि यहाँ पर आप स्पर्श करके बच्चा पढ़ सकता है। जैसे ब्रेल लिपि है, तो विजुअल जो इंपेयरमेंट वाले बच्चे होते हैं ना, उन्हीं के लिए होती है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर सी। आगे देखिए, Rina always think of varied solutions for any problem given in the class. This is a characteristics of। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे बोला गया है जो रीना है ना, कक्षा में दी गई समस्याओं को अलग अलग तरीके से, अलग अलग तरकीबों से सुलझाने की कोशिश कर रही है, यानी कि क्रिएटिविटी करने की कोशिश कर रही है। और क्रिएटिविटी का संबंध किससे है, मैंने आपको बताया है, किससे होता है, डाइवर्जेंट थिंकिंग से। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर डी। कितना सिंपल था, देखिए आप। आगे चलते हैं। राजू राइट्स 61 एज 16 and often gets confused between the letter B and D. These are primary characteristics of। देखिए नॉर्मल सी बात है, डिसलेक्सिया, यानी कि बच्चा सही से पढ़ नहीं पा रहा। 61 को क्या पढ़ रहा है, वो 16 पढ़ रहा है। B और D में क्या है, वो कंफ्यूज है पढ़ते समय। यहाँ पे राइट्स लिख रखा है, तो राइट से आप इसको डिस्ग्राफिया मत लेके चले जाना, यहाँ पर समझने की बात हो रही है। अगर बच्चा कंफ्यूज हो जाता है B और D के अंदर, लिखने में कंफ्यूज नहीं हो रहा, वो कंफ्यूज पहले समझने में हो रहा है, भ्रमित हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा, आंसर नंबर ए, यानी कि डिसलेक्सिया, पठन विकार। और मैंने सारे विकार आपको बता रखे हैं। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, इसके बारे में मैंने आपको बताया था, बच्चा आई कांटेक्ट नहीं करेगा, ठीक है ना। आपको लगेगा कि बच्चा शर्मा रहा है आपसे, लेकिन एक्चुअल में उसको क्या होता है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर होता है। लर्नड हेल्पनेस, ये भी एक वर्ड होता है, हम आगे बताएंगे आपको। और डिस्ग्राफिया किससे रिलेटेड होता है, आपकी राइटिंग से रिलेटेड होता है, ठीक है ना। तो हमारा आंसर क्या हो गया यहाँ पर, आंसर नंबर ए। आगे देखिए, स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम कैन बेनिफिट फ्रॉम, यानी कि आपकी समावेशी शिक्षा है, तो उसके अंदर जो स्पेशली एबल्ड जो बच्चे होते हैं ना, उनको क्या बेनिफिट होता है। देखिए, सेटिंग ऑफ इंडिविजुअल गोल्स, भाई नहीं पता, कहीं ना कहीं सही लग रहा है। देखिए आप आगे, कॉम्पिटेटिव इथोस, भाई कंपटीशन की बात नहीं होती कभी भी, स्पेशल डिसेबल्ड बच्चे पहले ही हैं, तो आप उनके साथ कंपटीशन के बारे में थोड़ी ना सोचोगे। कोऑपरेटिव लर्निंग, हाँ ये सही है। आप अगर आप बच्चों के सहयोग से, एक दूसरे के सहयोग से उनको सिखाइए। स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन, मैंने बताया स्टैंडर्ड हमेशा गलत होता है, यानी कि मानक, मानकीकृत, ये भी आपका क्या हो गया, गलत। अब आपके पास क्या बचा, ए और 3। देखिए 1 और 3 किस में है, ऑप्शन नंबर सी में, आपका सही है। आगे देखिए, हाउ आर चिल्ड्रन अंडरस्टूड इन एक कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेम, यानी कि एक कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम है, तो उसमें बच्चे किस तरह से समझते हैं, किस तरह से सोचते हैं। देखिए, पैसिव बीइंग्स, यानी कि एक निष्क्रिय प्राणी के रूप में होते हैं, तो गलत होता है, क्योंकि बच्चे तो एक्टिव होते हैं ना। मिनिएचर अडल्ट, छोटे वयस्कों के रूप में होते हैं, गलत है भाई। बच्चे अपने आप में बहुत समझदार होते हैं, ये चीज हमें बताई गई है हमेशा से, ठीक है। आगे देखिए, एज बीइंग बोर्न इविल हु हैव टू बी सिविलाइज्ड, यानी कि एक दुष्ट जीव के रूप में जन्म लेकर पैदा हुए हैं, और उन्हें क्या करने की जरूरत है, सभ्य बनाने की जरूरत है। तो ये भी क्या है आपका, गलत है। आगे देखिए, एज बीइंग बोर्न विद ए क्यूरियोसिटी टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड, ये आपका सही है। अब जो बच्चे होते हैं ना, अपने पर्यावरण को समझने की उत्सुकता के लिए होते हैं, उत्सुकता के साथ पैदा होते हैं। तो ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, आंसर नंबर डी। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट चिल्ड्रंस फेलियर इज करेक्ट, यानी कि बच्चों की असफलता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए आप, फर्स्ट है आपका, बच्चे की असफलता का गुणारोपण हमेशा आनुवांशिक दोषों को किया जा सकता है, गलत है भाई। नॉर्मल सी बात है, बच्चे के असफल होने पर सिर्फ और सिर्फ हेरिडिटी थोड़ी ना रोल रखती है, आपके एनवायरमेंट का भी रोल होता है। ये चीज मैंने आपको बताई है, मैंने बताया था ना वहां पे। अब भाई हो सकता है बच्चे की हेरिडिटी अच्छी हो, लेकिन एनवायरमेंट अच्छा नहीं मिला, तो इसलिए सक्सेस नहीं हो पाया। काफी जगह होता है एनवायरमेंट अच्छा मिल जाता है, हेरिडिटी उसकी अच्छी नहीं होती, तब भी सफल हो जाता है। तो दोनों का रोल होता है, तो ऑप्शन गलत हो गया। आगे देखिए, बच्चों की असफलता का कारण व्यवस्था द्वारा बच्चों की व्यक्तिगत जरूरतों को अनदेखा करना है। हाँ, ये कहीं ना कहीं आपका सही हो सकता है। अगर जो आपका स्कूल सिस्टम है ना, यानी कि जो आपका सिस्टम है ना, वो बच्चों के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा, इसलिए बच्चे असफल होते हैं। और देखिए, हमेशा इस चीज को याद रखना, जब भी बच्चा असफल होगा ना, तो उसमें बच्चे की कभी गलती नहीं मानी जाएगी। इस चीज को आप माइंड में सेट रखना। जब भी बच्चा असफल होता है, उसमें बच्चे की गलती कभी भी नहीं मानी जाएगी, हमेशा सिस्टम को ही दोष दिया जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि हमें बच्चे के बारे में सिर्फ और सिर्फ अच्छा सोचना है। आगे देखिए, वे माता पिता जो कभी स्कूल नहीं गए हैं ना, अपने बच्चों की शिक्षा में रुचि नहीं रखते हैं, ये भी गलत है भाई। आगे देखिए, हाशिए पर रहने वाले यानी वंचित बच्चे, समुदायों के बच्चे अकादमिक सफलता प्राप्त करने में सक्षम नहीं है, ये भी गलत है। यानी कि आप तो दोष दे रहे हो। अब भाई जो बच्चा गरीब परिवार से है ना, वो तो सीख ही नहीं सकता, वो तो अच्छा कर ही नहीं सकता, तो गलत हो गया ना। तो हमारा आंसर क्या होगा, आंसर नंबर बी। आगे देखिए, हाउ कैन ए टीचर एनहांस इफेक्टिव लर्निंग इन हर एलिमेंट्री क्लासरूम, यानी कि एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को कैसे बढ़ावा दे सकती है। देखिए, बाय ड्रिल एंड प्रैक्टिस, मैंने बोला था ना,
जब भी ड्रिल की बात आएगी ना वो कहीं ना कहीं रोट मेमोराइजेशन की तरफ जाता है, यानी कि बार बार अभ्यास करना, तो ये गलत हो जाता है आपका। बाई इनकरेजिंग कंपटीशन, ये भी गलत है। मैंने बताया था ना, बच्चों के बीच में कभी भी कंपटीशन नहीं करवाना। अगर आपको कंपटीशन करवाना है तो आप बच्चे का खुद से करवाइए, ठीक है। आगे देखिए, बाई कनेक्टिंग द कंटेक्स्ट टू द लाइफ ऑफ द स्टूडेंट, हाँ ये आपका सही है, यानी कि जो आप पढ़ा रहे हो ना उसको बच्चे की रियल लाइफ से जोड़िए। इससे बच्चा ज़्यादा आसानी से सीखेगा और ज़्यादा अर्थपूर्ण तरीके से सीख पाएगा, ठीक है। तो आपका सी क्या है, राइट है। आगे देखिए, बाई ऑफरिंग रिवॉर्ड्स एट एवरी स्टेप इन लर्निंग, ये भी क्या आपका गलत है भाई, हर बार रिवॉर्ड नहीं देंगे आप, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो रिवॉर्ड होते हैं, जो इंसेंटिव होते हैं ना, वो ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होते हैं। नॉर्मल सी बात है, बच्चा लालची हो जाएगा। जब तक उसको रिवॉर्ड मिलेंगे ना तब तक वो अच्छे से काम करेगा, लेकिन उसके बाद वो करना बंद कर देगा। आगे देखिए, अनुपमा, ए साइंस टीचर, ऑफन मेक्स linkages in her classroom with the concept students are studying in mathematics. This kind of pedagogy क्या कहलाती है? देखिए आप, अनुपमा अपनी कक्षा में विज्ञान पढ़ाते हुए गणित के संप्रत्यों के साथ संबंध उनका बनाती है। तो इस प्रकार का जो शिक्षा शास्त्र है, पेडागोजी क्या कहलाती है? देखिए, एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट से कनेक्ट करके पढ़ाया जा रहा है, इसको बोलते हैं डिसिप्लिनरिटी, या फिर आप इसको इंटीग्रिटी भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो जो भी आपको दिखे वही हमारा आंसर होगा। देखिए आप, वुड हेल्प इन ट्रांसफर ऑफ लर्निंग एंड प्रमोट देयर इंटरडिसिप्लिनरिटी, यस आंसर हो गया हमारा। आगे देखिए, वुड हिंडर द एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, अवरोधक थोड़ी ना होता है भाई, हमें तो बताया गया है कि सब्जेक्टों को आपस में कनेक्ट करके पढ़ाना है, तो ये चीज हमारी सही है। आगे देखिए, वुड हिंडर, फिर हिंडर की बात कर रहा है, लर्निंग एट इट वुड इंक्रीज द स्टूडेंट्स बर्डन, गलत है भाई ये बात भी। वुड प्रमोट मिसकंसेप्शंस, नहीं, बच्चों में मिसकंसेप्शन थोड़ी ना पैदा होंगे, उनमें तो क्लियरिटी आएगी। तो हमारा आंसर क्या होगा? आंसर नंबर ए। आगे देखिए, द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द प्रोसीजर ऑफ राइडिंग ए बाइक, फोल्डिंग लॉन्ड्री, यानी कि आप अपने कपड़ों को क्या कर रहे हो, तय करने की प्रक्रिया, ठीक है। एंड एक्सपीरियंसेस ऑफ क्लाइंबिंग ए ट्री एज 7 years ओल्ड इज स्टोर इन, यानी कि देखिए 3 क्रियाएं बताई गई है। अगर आप बाइक चला रहे हो अच्छे से, आप जो अपने कपड़े हैं उनको तय करके रख सकते हैं, या फिर आप जब 7 साल की उम्र में थे ना तो आपको पेड़ पर चढ़ना आता था बहुत अच्छे तरीके से। तो ये बोला गया कि ये जो मेमोरी है ना, ये कहाँ पर स्टोर होती है? शॉर्ट टर्म मेमोरी में होती है या लॉन्ग टर्म मेमोरी में होती है, सेंसरी में या फिर वर्किंग में? पर नॉर्मल सी बात है, देखिए कितनी पुरानी पुरानी चीजें आपको याद है। ये लॉन्ग टर्म मेमोरी हुई ना, शॉर्ट टर्म थोड़ी ना हुई। आपको आपके बचपन की बातें भी याद है। तो ये देखिए, ये नॉर्मल सी बात है, ये अप्लाइड क्वेश्चंस होते हैं, इनके कुछ कंसेप्ट नहीं होते, कुछ क्वेश्चन आपके अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अंडरस्टैंडिंग ऑफ चिल्ड्रंस एरर इज नॉट करेक्ट? नॉट करेक्ट बोल रहा है। देखिए आप, इट हेल्प्स इन असाइनिंग ग्रेड्स एंड पोजिशन टू द स्टूडेंट्स इन क्लास, यस यही होगा आपका, यही आपका गलत है। पर नॉर्मल सी बात है, अगर आप बच्चा एरर कर रहा है तो इसको आप क्या किस तरह से लोगे? बच्चे को ग्रेड्स या उसको पोजीशन बताने के तौर पर थोड़ी ना लोगे। पर नॉर्मल सी बात है, ये तो बच्चे की हेल्प करते हैं। देखिए, इट मेक्स द टीचर अवेयर ऑफ कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ चिल्ड्रन, हाँ ये इससे टीचर को पता चलता है कि बच्चे किस तरह से सोचते हैं, कहाँ पर वो गलतियां कर रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग ऑफ एरर्स इज मीनिंगफुल इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एज नेचुरल पार्ट ऑफ लर्निंग, हाँ ये चीज मैं आपको बताता हूँ हमेशा से ही। अगर जो एरर होते हैं ना वो सीखने की प्रक्रिया में क्या होते हैं, हेल्पफुल होते हैं, मीनिंगफुल होते हैं। इट गिव्स इनसाइट इनटू चिल्ड्रंस थिंकिंग, यस ये भी सही है। पर नॉर्मल सी बात है, ये बच्चे की सोच के बारे में बताते हैं कि अचानक से बच्चा क्या सोच रहा है, क्यों वो गलती कर रहा है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा? आंसर नंबर ए, क्योंकि नोट पूछा है इन्होंने, ठीक है। आगे देखिए, विच टाइप ऑफ मोटिवेशन इज एसोसिएटेड विद एक्टिविटीज दैट आर इंजॉयबल और सेटिस्फाइंग इन देम सेल्फ, यानी कि देखिए जो आप इंजॉय के लिए करते हैं, खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए करते हैं, तो आप खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए कौन सी चीज करते हो? जब आप अंदर से क्या हो, मोटिवेटेड होते हो। तो नॉर्मल सी बात है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन आएगा, सीधा और सिंपल सा है। यानी कि आप खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए, खुद के संतोष के लिए कार्य कर रहे हो, तो आप ऐसा तभी करोगे जब आप अंदर से मोटिवेटेड होगे, ठीक है। आगे देखिए, टीचर्स एक्सपेक्टेशन फ्रॉम हर स्टूडेंट, यानी कि शिक्षक की अपने विद्यार्थियों से अपेक्षाएं होती है ना, कैसी होती हैं? देखिए, उनके अधिगम पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। हाँ भाई, बिल्कुल डालती है भाई। एक टीचर बोलता है कि यार ये बच्चा है ना क्लास में अच्छा करेगा, और यह बात वो स्टूडेंट के सामने ही बोल रहा है। अब ये बच्चा देखना क्लास में टॉप करेगा, तो कहीं ना कहीं बच्चा सोचता है इन चीज़ों के बारे में। अब टीचर को मेरे ऊपर क्या है, विश्वास है, और इस चीज़ को वो सीरियसली लेता है, ठीक है, तो प्रभाव तो पड़ता है। आगे देखिए, का विद्यार्थियों के अधिगम से कोई सहसंबंध नहीं है, गलत है भाई। विद्यार्थियों के अधिगम और उनकी स्वयं की क्षमता पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं डालता, गलत है ये बात भी। बच्चों के अधिगम के लिए एकमात्र निर्धारक है, एकमात्र नहीं है भाई, ठीक है ना। जहां पर भी केवल की बात आ जाए, एकमात्र की बात आ जाए, वो ऑप्शन आपके गलत होते हैं। तो यहां पर हमारा आंसर क्या होगा? आंसर नंबर ए। आगे देखिए,
ए चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम कैन बी क्रिएटेड बाई, कैसे क्रिएट की जा सकती है, बाल केंद्रित कक्षा, यानी कि बच्चा सेंटर में है, बच्चे की वैल्यू है, बच्चे को सुनना है, बच्चे को वैल्यू देनी है। ठीक है, देखिए आप, प्रोवाइडिंग टाइमली फीडबैक टू द लर्नर्स अबाउट देयर परफॉर्मेंस। हाँ सही है भाई, अगर आप बीच बीच में समय के अनुसार क्या कीजिए, बच्चों को फीडबैक दीजिए, अगर वो कहाँ पर गलती कर रहे हैं और कहाँ पर वो सही कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि आप उनकी परफॉर्मेंस के बारे में उनको बता रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए, डिस्करेजिंग क्वेश्चंस एंड कीपिंग लर्नर्स पैसिव, गलत है भाई, पैसिव नहीं रखना, हमें तो एक्टिव रखना है। आगे देखिए, प्रोवाइडिंग फ्रीक्वेंट टेस्ट, फ्रीक्वेंट टेस्ट बोल रहा है, यानी कि लगातार टेस्ट लेते रहो, ये चीज भी क्या होती है आपकी, गलत होती है। आगे देखिए, प्रोमोटिंग कंपटीशन बिटवीन लर्नर्स, गलत है भाई, कंपटीशन के बारे में आपको बता चुका हूं, आपको कंपटीशन करवाना है ना तो बच्चे का खुद से ही करवाइए, आप किसी और से कंपटीशन मत करवाइए। तो यहां पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर ए। आगे देखिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्रपोजेज, यानी कि क्या प्रस्तावित करती है। देखिए आप, मैंने बहुत अच्छे से बहुत ही डिटेल में इस टॉपिक को करवाया है। ठीक है ना, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की साइट है वहां से मैंने कंसेप्ट को उठाए हैं, वहां से मैंने चीज़ों को किया है, तो आप देखना उस वीडियो को, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है वो। देखिए, रिडक्शन इन कंटेंट ऑफ स्कूल करिकुलम, यानी कि जो आपकी पाठ्यचर्या है ना उसमें कुछ कटौती की जाए, इसकी बात की गई है। वहां पे बोला गया है कि आप क्वांटिटी को कम कीजिए और क्वालिटी को इंक्रीज कीजिए। ठीक है ना, यानी कि आप रटने पर बल मत दीजिए, आप थोपिए मत, अब ये इतना सिलेबस है इसको करिए, आप नॉर्मल सी बात है, आप सिलेबस को कम कर दीजिए, लेकिन आप क्वालिटी को इंक्रीज कीजिए। ठीक है, आगे देखिए, इंक्रीज्ड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ स्कूल करिकुलम, यस, फ्लेक्सिबिलिटी की मैंने आपको बात बताई है, अगर हर चीज हमें फ्लेक्सिबिलिटी की तरफ लेके जानी है। आगे देखिए, एम्फेसाइजेज ऑन रोट लर्निंग, ये गलत है भाई, क्योंकि रोट लर्निंग को तो क्या किया है, नकारा है ना, एम्फेसाइज बढ़ावा थोड़ी ना दिया है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आगे देखिए, एम्फेसाइजेज ऑन क्रिटिकल थिंकिंग, यस, आपका जो विवेचनात्मक या आलोचनात्मक जो चिंतन है ना उसको बढ़ावा देना है, तो ये चीज भी वहां पे की गई है ताकि बच्चे क्रिटिकली तरीके से सोचें, अच्छे से अपने डिसीजन ले सकें। तो यहां पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2 एंड 4, देखिए कहां पर है 1, 2 एंड 4, आंसर नंबर सी। ठीक है, तो ये हमारे 30 क्वेश्चंस थे। इसी तरह से आपको 100% सारे पीवाई के क्वेश्चंस करवाए जाएंगे अब तक जितने भी सीटेट के एग्जाम हुए हैं। तो इसलिए अगर आपको लगता है कि आपको ये वीडियोस देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि टाइम पर आपको वीडियोस मिल सकें। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि आपको इनकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। आज के लिए सिर्फ इतना ही, थैंक यू।